सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे विवाद हैं। आपको ध्यान होगा कुछ वर्ष पहले जो कर्नाटक की सरकार है उसने डिसाइड किया था कि जो स्टेट की झांकी जाती है, जो प्रांत की झांकी जाती है यहाँ दिल्ली में एग्जीबिशन के लिए, उसमें टीपू सुल्तान का टैब्लू चुना गया था। और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस सरकार होती है, जैसे उस समय कर्नाटक में थी, आज महाराष्ट्र में जो सरकार है वो भी उनके साथ गठबंधन में है, तो वहाँ पर भी टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया जा रहा है। अब आम लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि टीपू सुल्तान देशभक्त था, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था या कोई तानाशाह था। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली टीपू को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। हमारे देश में जितने NCERT की किताबें लगाई जाती हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं उनको, लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं। मैं सबसे पहला एग्जाम्पल NCERT की 9वीं क्लास की किताब में से ले रहा हूँ कि वो टीपू सुल्तान को कैसा दिखाते हैं। ये है पेज नंबर 24, क्लास 9 का पेज नंबर 24। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। अब इस एक पैराग्राफ में इतनी सारी अच्छाई भरी हुई, इतने सारे सकारात्मक शब्द भरे हैं, जिन्हें साइकोलॉजी की भाषा में वर्च्यू वर्ड्स कहा जाता है, कि आप ये माने बिना नहीं रह सकते कि टीपू सुल्तान बहुत ही अच्छे विचारों वाला व्यक्ति रहा होगा, कि वो कोई एक क्रांतिकारी विचारों वाला आदमी था। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सदा हमारे देश से बाहर होती हैं। ये NCERT की और JNU की किताबों की विशेषता है। तो यहाँ भी ये जितने अच्छे विचार हैं, जो जनवादी विचार हैं, डेमोक्रेसी वाले, वो फ्रांस से उठे और इन विचारों ने सामंतवाद का नाश किया। आप हर शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्तादारी का शब्द नहीं आएगा जो मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया था। सामंतवाद का विनाश किया और फिर इसके बाद और क्या आता है, दासता से मुक्ति दिलाई। और टीपू सुल्तान क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण थे। तो इस तरह से इमेज बनाई जाती है। अब जो वास्तविक टीपू सुल्तान है वो कितना जनवादी था, कितना उदारवादी था और कितना प्रगतिशील था, वो हमें उसकी अपनी किताबों से, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स से पता लगता है। जो मैं आज आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूँ, एक किताब है जो किसी अंग्रेज़ ने आज से लगभग 125-150 साल पहले लिखी थी। किताब का नाम है सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान। लिखने वाला है विलियम किर्कपैट्रिक। मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रहा हूँ, ताकि आप इसे डाउनलोड करें और पढ़ें। और जो आज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो उसके पेज नंबर 291 से 295 तक, यानी 291 से 295 तक में आएगा। ये उसने एक फरमान जारी किया था जहाँ जहाँ पर उसका शासन था, उसके बारे में ये लेटर है। पहला जो पोर्शन है वो है जो टीपू सुल्तान ने अपने आप डिक्टेट करवाया था, तो पहले मैं उसे पढ़ता हूँ। वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, तो मैं हिंदी में उसे पढ़ के बताता हूँ आपको। नबियों की मुहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अल्लाह का फरमान ज़ाहिर किया गया था, लेकिन उसके बाद के सुल्तानों और शहज़ादों की हुकूमत में दीन के कमज़ोर हो जाने के वजह से ये कानून माने नहीं गए। इसलिए हम अल्लाह के फ़ज़ल से ये हुक्म जारी कर रहे हैं। ये हुक्म हमारे दस्तखत और मुहर के साथ भेज रहे हैं, ताकि दीन हक़ का सच्चा रास्ता दिखाया जा सके। जितने भी इस्लाम के लोग हैं वो तुम्हारी कचहरी के काजी हैं या उसके ओहदे के ऊपर के अफसर, ये पैगाम उन सब तक पहुंचाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जो इससे अनजान हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना फ़र्ज़ दीन भी है और जिहाद की मांग भी। इस फरमान की ढेरों प्रतियां बनवाकर काजियों और महकमे के बाकी मुसलमानों में बांटी जाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। ये फरमान का, जिसे आप कवरिंग नोट कह सकते हैं, कि ऊपर लिखी हुई चिट्ठी है कि इसके अंदर किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं।
तो यहाँ से आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह के उदारवादी विचार थे टीपू सुल्तान के, जो हिंदुस्तान में रह रहा था। मैक्सिमम जो उसकी प्रजा है वो हिंदुओं की है, लेकिन आपको हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं सुनाई देगा। सारे का सारा एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए और जिहाद से रिलेटेड है। अब आगे इसका फरमान क्या है वो पढ़ते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि, अब आगे एक कुरान की आयत कोट की गई है। ये जो कुरान का चैप्टर नंबर 9 है सूरा तौबा, उसकी आयत नंबर 29 है। अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से अल्लाह ही पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर और ना अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं और ना सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वह लोग जलील होकर अपने हाथ से जिज़िया दें। इसके बाद फिर फरमान जारी रहता है। हमारी लगातार ये कोशिश भी है और शिद्दत से ये ख्वाहिश भी है कि उन सारे लानती और अकड़ने वाले काफिरों की मुसलमानों के हाथों से करारी शिकस्त हो, जिन्होंने मोमिनों के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए सिर उठा रखे हैं। या तो ये काफिर सच्चे दीन को कबूल करेंगे या इन्हें जिज़िया देना पड़ेगा, ख़ास तौर पर तब जबकि हिंद के शहज़ादों की मूर्खता के चलते इस घटिया नस्ल ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मुसलमान कमज़ोर, कमीने और गलीज़ हो गए हैं। यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों की जायदादों में घुसकर उसमें कत्लो गारत कर रखी है। तो यहाँ वो क्लियरली बोल रहा है कि या तो इन काफिरों को मुसलमान बनना पड़ेगा या उन्हें जिज़िया देना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, जिज़िया एक ऐसा टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स को ह्यूमिलिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जलील करने के लिए लगाया जाता है उन पर। आगे फरमान कंटिन्यू होता है। इसलिए हम अपने अल्लाह में यकीन और अपने दीन की मदद से, जिसका कहना है कि, इसके बाद आगे जो चैप्टर नंबर 61 है, 61 है, उसकी आयतें हैं। ए ईमानदारों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बता दूं जो तुमको आखिरत के दर्दनाक अजाब से निजात दे? वह ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने माल व जान से अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर तुम समझो तो यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ऐसा करोगे तो वह भी इसके एवज में तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और पाकीज़ा मकानात में जगह देगा जो जावेदानी बहिश्त में है। यही तो बड़ी कामयाबी है। इसलिए मैंने इनके ख़िलाफ़ जिहाद करने का इरादा कर लिया है। उनसे कहो कि बस वही करें जो हलाल है और उससे बचें जो हराम है, और अल्लाह के हुक्म पर चलें। दूर दूर तक के सारे मुसलमानों के कानों में से गफलत की रुई निकाल कर उन्हें ये बताओ कि मुसलमानों का असली कानून क्या है, ख़ास तौर से उनको जो कुरान पाक के मतलब से बेखबर हैं। कि आगे फिर से कुरान के 2 सेंटेंसेस आते हैं। काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानो, क्योंकि अल्लाह सब जानने वाला अल हाकिम है। उन्होंने काफिरों को अपना हुक्मरान मान लिया है और उन लानतियों की खिदमत में लग गए हैं। इसलिए जो काफिरों के इलाके में रह रहे हैं उन सबको ये पैगाम दे दो। आगे फिर से जो कुरान का चैप्टर नंबर 2 है उसकी आयत नंबर 110 यानी वर्स 110 लिखी गई है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वह अपने आप को धोखा देते हैं और जो कुछ शऊर नहीं रखते हैं। उनके दिलों में मर्ज़ था ही, अब अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया, और चूँकि वह लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ़ दे अजाब है। फिर इसके बाद फरमान फिर से कंटिन्यू होता है। वो लोग जिन्हें दरअल हर्ब से हिजरत कर लेनी चाहिए थी, उनके ऊपर ये आयत ठीक बैठती है। उन्हें हमारे इलाके में बेशक आ जाना चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल से वो यहाँ ज़्यादा सुख चैन से रह सकेंगे। यहाँ उनके जान माल और इज़्ज़त अल्लाह की सरपरस्ती में होंगी, और उनके पास रोज़ी रोटी नहीं है, उन्हें यहाँ मुहैया हो जाएगी। तो उसका कहना है कि जो भी मुसलमान हैं जो मेरे इलाके से बाहर हैं, यहाँ के रहें, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का रूल चल रहा है। इस बाबत हमने अपने राज्य में हुक्म जारी कर दिया है, जो भी पनाह मांगे उन सब की इत्तला हमें दी जाए और उनके क्या हालात हैं इससे भी हमें आगाह कराया जाए।
इंशाअल्लाह हम उनके लिए इंतज़ाम कर देंगे, और जो भी इस हुक्म को अनसुना करेगा या इन कानूनों को तोड़ेगा उसके लिए ना कोई इज़्ज़त होगी और ना ही कोई हिफाजत। उसे दरअल इस्लाम में से बेवतन कर दिया जाएगा और उसका शुमार मुसलमानों की बजाय लानती काफिरों में किया जाएगा। तो ये फरमान है उस टीपू सुल्तान का जिसे हमारे बच्चों की किताबों के ज़रिए ब्रेन वॉश करके ये बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे विचारों वाला, खुले विचारों वाला व्यक्ति था जो दास्ता के अगेंस्ट था और प्रगतिशील विचार रखता था, जो क्रांतिकारी फ्रांस से निकल के यहाँ आए थे। टीपू सुल्तान को कोशिश की जाती कि उसको एक देशभक्त दिखाया जाए, उसे एक पैट्रियट दिखाया जाए कि वो देश के लिए लड़ा था। इसके लिए हमारे बच्चों के साथ जो ट्रिक खेला जाता है वो NCERT की 8वीं क्लास की किताब में से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। ये है 8वीं क्लास का पेज नंबर 129। जैसा कि आप जानते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे। आखिरकार 1799 में सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई। अब हमारे जो देश के बच्चे हैं उन्हें ये पता कि अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाया था, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि अगर टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ रहा था तो ये देशभक्त रहा होगा जो हमारे देश को अंग्रेज़ों से बचाना चाहता था। और यही NCERT की इंटेंशन है कि हमारे बच्चों के माइंड में ये इमेज क्रिएट हो जाए। अब उसकी असलियत क्या है वो फिर से हमें टीपू सुल्तान की अपनी चिट्ठियों में से देखने को मिल जाती है। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये बताया जाता था NCERT की किताबों में कि जो टीपू सुल्तान है वो फ्रांस से प्रभावित हुआ था। तो फ्रांस में जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद वहाँ पर एक फ्रेंच डायरेक्टरी स्थापित की गई थी जो वहाँ पर रूल करती थी। इन्हें टीपू सुल्तान ने लेटर लिखा था, और वो लेटर क्या है वो अगर हम पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको इसकी ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी कि क्या वाकई में मांग रहा था टीपू सुल्तान उनसे। आइए देखते हैं। ये रेफरेंस में ले रहा हूँ, एक किताब है मेमोयर्स ऑफ टीपू सुल्तान, जिसे लिखने वाले P. क्रिक्टन नाम के एक विदेशी व्यक्ति हैं, और इस किताब में उन्होंने टीपू सुल्तान के ही मेमोयर्स रखे हुए हैं। मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ आज वो है इसके पेज नंबर 126 से 130 तक, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड कीजिए और पढ़ के देखिए। उसने जो लेटर लिखी थी मैं उसे पढ़ता हूँ। मेरी सरकार और फ्रांस की दोस्ती से जलकर अंग्रेज़ों ने मराठों, निज़ाम अली ख़ान और मेरे बाकी दुश्मनों से दोस्ती कर ली है। कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे एक जंग की थी जो कई साल तक चली थी, और इसके नतीजतन मेरे बहुत से ज़िले मुझसे उन्होंने छीन लिए हैं। मेरे 3 करोड़ और 30 लाख रुपए भी उन्होंने मुझसे छीन लिए हैं। अब वो मुझसे एक और जंग की तैयारी में है। मेरी इस बदकिस्मती से रिपब्लिक भी अनजान नहीं है। यहाँ पे रिपब्लिक जो कह रहा है वो फ्रेंच रिपब्लिक की बात कर रहा है कि मेरी इस हार से जो फ्रेंच रिपब्लिक है वो अनजान नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि किस तरह मैंने एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी है। आज ये ज़मीन हमारे सांझे दुश्मन के पास है। मुझे ये जालिम कुर्बानी देने के लिए मजबूर किया गया। जो भी ज़मीन हम अपने दुश्मनों से जीतेंगे, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बीच में से हटा दिया क्योंकि वो टेक्निकल डिटेल्स थी कि असल में यहाँ पे टीपू सुल्तान ये कह रहा है कि जो अंग्रेज़ हैं वो मेरे भी दुश्मन हैं और तुम्हारे भी दुश्मन हैं, और हमें इनको मिल के हराना चाहिए। तो उसके लिए आगे वो जो शर्तें तय कर रहा है, अब मैं उन पे आता हूँ। जो भी ज़मीन हम अपने दुश्मनों से जीतेंगे वो हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे, सिवाय उस हिस्से के जो अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ाम अली ख़ान ने मुझसे जीती हैं। संधि की शर्तों के मुताबिक ही दुश्मनों के समुद्री जहाज़ों का और पुर्तगालियों के इलाकों को भी आपस में बांट लेंगे, ताकि राजा का जो जंग पर खर्च होगा उसकी भरपाई हो सके। यहाँ पर राजा वो फ्रांस के राजा को कह रहा है। तो ये जिसे देशभक्त शो किया जा रहा है, ये ऐसा टीपू सुल्तान था जो अंग्रेज़ों और मराठों से हार चुका था। इसलिए अब ये एक नई विदेशी ताकत को बुला रहा था कि हम दोनों मिल के हिंदुस्तान की जो ज़मीन है उसे आपस में बांट लेंगे। तो उसे कोई देश से हमदर्दी या सहानुभूति नहीं थी जैसा कि दिखाया जाता है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो शिवसेना
जो मराठों के नाम पे दम भरती है, महाराष्ट्र के नाम पे दम भरती है और हिंदुज़म के नाम पे दम भरती है, वो इस तरह के टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने में लगी है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे देश पर जो मुसीबतें हैं वो किस लेवल तक बढ़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से टीपू सुल्तान की जो असलियत है वो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।